हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज जो हमारा एक टॉपिक प्रेगनेंसी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होता है और हमारा इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है। हम लोगों ने देखा था फैलोपियन ट्यूब्स के एनाटॉमी के पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे। हम लोगों ने देखा था एचसीजी का रोल क्या होता है, एचसीजी के लेवल्स कितने होते हैं, प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स कितने होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो आप लोग जरूर से जरूर जाकर देखें फर्स्ट पार्ट। प्लेलिस्ट में, मिडवाइफरी के प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी है। तो अब हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करते हैं सेकंड लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रप्चर्ड एक्टोपिक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ एमेनोरिया। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है एमेनोरिया को कंप्लेन करेगा रप्चर्ड प्रेगनेंसी में। तो ये कितने वीक पे होता है? फॉर 6 to 8 वीक्स, फॉलोड बाय वजाइनल ब्लीडिंग। यानी एमेनोरिया भी होगा और वजाइनल ब्लीडिंग भी होगी। तो पहले 6 से 8 वीक क्या होगा? एमेनोरिया होगा, उसके बाद क्या होगा? हमारा वजाइनल ब्लीडिंग होगा और थर्ड हमारा क्या होगा? पेन इन एब्डोमेन होगा। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो हमारा हम लोग डायग्नोस करेंगे क्या कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो अब हमारा आता है ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ऐसे कौन से ऐसे 3 जो है हमारे सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा हम लोग पहचानेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो एमेनोरिया, एमेनोरिया कितने वीक्स के लिए होता है? 6 to 8 वीक्स के लिए होगा क्या हमारा एमेनोरिया। और पेन होगा एब्डोमेन में, शार्प पेन होता है ना, शार्प पेन, बहुत तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, शार्प पेन होगा और वजाइनल ब्लीडिंग होगी। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा? एमेनोरिया होगा, उसके बाद पेन इन एब्डोमेन होगा और उसके बाद वजाइनल ब्लीडिंग होगी। तो अगर ये तीनों चीज अगर कहीं देखने को मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये सारी चीजें रिलेटेड हैं किससे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी से। अब हम लोग देख लेते हैं। तो ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग क्या होगा हमारा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा तो हाइपोवॉल्मिक शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। तो हमारा जो फीमेल प्रेग्नेंट है वो हाइपोवॉल्मिक शॉक में भी जा सकती है ड्यू टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो क्या होता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हम लोग देख लेते हैं। तो पेशेंट जो है वो क्या आएगा? 6 to 8 वीक या 6 to 10 वीक्स ऑफ एमेनोरिया, एमेनोरिया के साथ आएगा। उसके बाद वजाइनल ब्लीडिंग होगी और एब्डोमिनल पेन होगा। और यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा और पेशेंट शॉक में जाएगा। तो जब पेशेंट जब शॉक में जाएगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन से कंडीशंस हो गए? एमेनोरिया हो गया, वजाइनल ब्लीडिंग हो गई और पेन इन एब्डोमेन हो गया और यूपीटी पॉजिटिव हो गया और पेशेंट क्या है हमारा? शॉक में जाएगा। तो जब शॉक में जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे रप्चर होता है। ये फिगर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल कोर्स ऑफ एन एग डाउन थ्रू द फैलोपियन ट्यूब एंड इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है हमारा? जो यहाँ से जो हमारा जाइगोट ओवा जाएगा और यहाँ पे एम्पुला में क्या होगा? फर्टिलाइज होगा और यहाँ से जो हमारा इम्प्लांट होता है ना, तो यहाँ से क्या होगा? इम्प्लांट होगा। देखिए ये फिगर में क्या हुआ दर्शाया गया, ये नॉर्मल कंडीशन। अब हमारा क्या होता है? अगर हमारा एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में और यूट्रस में नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? इम्प्लांट हो गया। जब इम्प्लांट हो गया तो बच्चा क्या हो रहा है? डेवलप होना स्टार्ट हो रहा था। जब बच्चा डेवलप होना स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा? द एम्ब्रियो ग्रोस कॉजिंग फैलोपियन ट्यूब बल्ज। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाएगा? बल्ज जाएगा, यानी फुल हो जाएगा। फूल जाएगा तो इसमें क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? वो रप्चर हो जाता है। तो एज द एम्ब्रियो ग्रोज लार्जर द फैलोपियन ट्यूब रप्चर्स एंड हेमरेज। तो हेमरेज हो जाएगा और रप्चर हो जाएगा। तो ये हमारा केस होता है रप्चर्ड
एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो इसमें क्या होता है, रप्चर्ड हो जाएगा तो क्या होगा, सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो देखिए ये हमारा यूट्रोवेसाइकल सैक है, यूट्रस, वेसाइकल यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें हैं। ये क्या है हमारा, वजाइना है। तो ये पाउच ऑफ डगलस या कल्सेडसक यानी रेक्टो यूट्राइन पैच। तो पाउच ऑफ डगलस में ये सारा ब्लड जो है कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, पाउच ऑफ डगलस में क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने लगता है हमारा सारा चीज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाते हैं। यही फेनोमेनन हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन में यानी ब्लीडिंग फेज में, अगर हम लोग कभी भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पाउच ऑफ डगलस में भी हम लोग को देखने को मिलता है कुछ डेब्रिस, लिखा रहेगा कि डेब्रिस प्रेजेंट इन पाउच ऑफ डगलस। तो ये सारी चीजें होती है और ये हमारा रेक्टम और एनएस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन अल्ट्रासाउंड पे क्या देखने को मिला, फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस। तो फ्लूइड देखने को मिलता है पाउच ऑफ डगलस में। ये सारी चीजें ये इम्पोर्टेंट थे तो ये मैंने बता दिए। और ये जो पाउच ऑफ डगलस में है, तो पाउच ऑफ डगलस जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच। तो रेक्टस और यूट्रस के बीच में एक पाउच बनता है ना, खाली जगह बनेगा। और ये जो पाउच है इसको हम लोग क्या करें, मार्क कर दे रहे हैं। और रेड जो कलर है, जो रेड कलर है, इससे आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, हमारा ब्लड यहाँ पे जमा हो रहा है। तो पाउच ऑफ डगलस में क्या हो जाएगा, फ्लूइड देखने को मिलता है। तो ये था हमारा रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ब्लीडिंग ऑकर्स। ऑब्वियस सी बात है, ब्लीडिंग हो गई या हेमरेज होगा। तो ब्लड कहाँ पे जमा होता है, पेरिटोनियम में जमा हो जाता है। जब पेरिटोनियम में जमा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोपेरिटोनियम। क्या बोलेंगे, हीमोपेरिटोनियम बोलते हैं। अब इससे दो कंडीशन हो सकते हैं। एक होता है हमारा क्या, ये डायफ्राम को इरिटेट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पेन कहाँ पे होगा, रेफर्ड पेन इन शोल्डर टिप। तो रेफर्ड पेन का मतलब क्या होता है कि उसका एक्चुअल कॉज कहीं और है और दर्द कहीं और दे रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफर्ड पेन बोलते हैं। इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है कहाँ पे, नर्सिंग फाउंडेशन के लेक्चर में, रेफर्ड पेन। तो आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो रेफर्ड पेन के बारे में, पेन के टॉपिक में इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो इरिटेट डायफ्राम क्या होता है, तो जब ये डायफ्राम को इरिटेट करेगा तो रेफर्ड पेन देखने को मिलेगा कहाँ पे, शोल्डर टिप में, यानी शोल्डर पे दर्द उसको महसूस होगा। अगला क्या है, हीमोपेरिटोरियम में क्या होता है कि ब्लूइश ब्लैक एरिया अराउंड द अम्बिलिकस। अम्बिलिकस के समय जो है हमारा क्या होता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलेन साइन बोलते हैं। कूलेन साइन भी देखने को मिलता है हमारा कहाँ पे, कूलेन साइन, है ना। ये जो हमारा नाभि है, नाभि के अलांग जो है हमारा ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, हीमोपेरिटोनियम के कारण। तो हीमोपेरिटोनियम के कारण जो है हमारा अम्बिलिकस के अराउंड क्या हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, साइनोसिस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलेन साइन बोलते हैं। ये इंडिकेट्स क्या करता है कि हीमोपेरिटोनियम ब्लड इन पेरिटोनियम, पेरिटोनियम रीजन में क्या हो गया, ब्लड इकट्ठा हो गया। तो इससे क्या होता है, जब हीमोपेरिटोनियम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड इन पेरिटोनियम कैन कॉज टू रप्चर्ड सिस्ट हो सकता है या हेमोरेजिक पैंक्रियाटाइटिस। हाँ, पैंक्रियाज में भी या पैंक्रियाटाइटिस में भी, पैंक्रियाटाइटिस में भी क्या हो जाएगा, हम लोग को कूलेन साइन देखने को मिलता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग को डिस्कस कर दिया मैं। तो हीमोपेरिटोनियम में दो चीजें, या तो डायफ्राम को इरिटेट करेगा, तो डायफ्राम को जब इरिटेट करेगा तो पेन हम लोग को कहाँ लगेगा, शोल्डर टिप में। और अगर हमारा हीमोपेरिटोनियम अगर हो जाता है तो उस केस में कूलेन साइन देखने को मिलेगा। और कूलेन साइन एक पैंक्रियाटाइटिस में भी देखने को मिलता है। यहाँ से एमिशन का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि कूलेन साइन इज सीन इन विच डिजीज या फिर विच ऑर्गन डिफेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हमारा पैंक्रियाटाइटिस। अब हमारा देख लेते हैं, तो व्हेन अ पेशेंट ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हु इज इन शॉक। तो शॉक में आता है कोई रप्चर्ड प्रेगनेंसी, तो डू नॉट वेट फॉर यूएसजी टू कंफर्म डायग्नोसिस। यूएसजी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायग्नोस नहीं करेंगे। इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस कैन डू
कल्डोसेंटेसिस। तो हम लोग क्या करेंगे, कल्डोसेंटेसिस करते हैं। अब कल्डोसेंटेसिस कैसे करते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो कल्डोसेंटेसिस क्या है, टेक अ सिरिंज थ्रू पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना। तो जो कल्डोसेंटेसिस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिरिंज लेते हैं और पोस्टीरियर फॉर्निक्स जो वजाइना उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो ये इसको हम लोग जब इंसर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इंटर इनटू पाउच ऑफ डगलस। अब यहाँ पे जो पाउच ऑफ डगलस है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिरिंज को घुसाएंगे जिसमें लॉन्ग नीडल है। अब यहाँ से ऐसे होते हुए फैलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, पाउच ऑफ डगलस में उसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे। देखेंगे आगे, उसके बाद क्या करेंगे, इफ दिस सिरिंज डज नॉट क्लॉटिंग ब्लड। तो अगर इसमें हम लोग को क्लॉटिंग ब्लड नहीं देखने को मिलता है, इफ दिस सिरिंज कंटेन्स नॉन क्लॉटिंग ब्लड, तो यानी क्लॉटिंग ब्लड अगर हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा, तो ये डायग्नोस करेंगे क्या हम लोग की रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो कल्डोसेंटेसिस कैसे करते हैं, सबसे पहले बाइवाल्व स्पेकुलम से क्या करेंगे, उसको डायलेट करेंगे, वजाइना को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। उसके बाद हम लोग सिरिंज से, लॉन्ग निडल सिरिंज से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करते हैं और टेनाकुलम यानी होल्डिंग पोस्टीरियर लिप ऑफ सर्विक्स, इससे हम लोग क्या करेंगे, फैलाएंगे ताकि ये हमारा जो सिरिंज है आगे बढ़े बिना किसी रुकावट के। जब रुकावट के पहुंच जाएगा कहाँ पे, पाउच ऑफ डगलस में, तो हम लोग सिरिंज से क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे। ब्लड को जब हम लोग कलेक्ट करेंगे, ब्लड को निकालेंगे, तो ये सिरिंज धीरे धीरे हम लोग कहाँ आगे लेके जाएंगे, और आगे ले जाकर हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, पाउच ऑफ डगलस में पहुंच जाएंगे। और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिरिंज से जितने भी ब्लड है उसको हम लोग खींच लेंगे। जब खींच लेंगे, सक कर लेंगे, तो क्या होगा, ब्लड अगर क्लॉट नहीं मिलता है, ब्लड में अगर क्लॉटिंग नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि क्लॉट ब्लड जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप लोग मेंस्ट्रुएशन में, मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन कराते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा है तो उस केस में अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पाउच ऑफ डगलस में कुछ डेब्रिज देखने को मिलता है। तो उस समय क्या होगा, क्लॉट ब्लड देखने को मिलेगा। मेंस्ट्रुएशन जो नॉर्मल ब्लीडिंग के फेज में हो जाता है वो क्लॉट ब्लड देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर हम लोग ब्लड को कलेक्ट करेंगे तो नॉन क्लॉटिंग ब्लड देखने को मिलता है। ये ध्यान देने वाली बात है, दोनों में डिफरेंस है, ये मैं बता चुका हूँ। इफ यू गेट ब्लड विथ क्लॉट्स, तो इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स सिरिंज वाज इन आर्टरी और वेन। अगर हमारा जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ये क्या बताता है कि किसी आर्टरी और वेन में क्या हो चुका है, हमारा सिरिंज जा चुका है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता चुका हूँ आप लोग को। अब इसमें और क्या होता है, तो मैनेजमेंट ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कैसे हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, तो पेशेंट शॉक में है, तो शॉक में है तो हाइपोवोलेमिक शॉक में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आईवी सलाइन वगैरह देंगे, ब्लड को अरेंज करेंगे और कैथेटराइज करेंगे। उसके बाद सीबीसी, एबीओ और आरएच, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो देख लेते हैं प्रायोरिटी मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिससिटेट करेंगे। तो रिससिटेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 आईवी बोर सलाइन देंगे। तो आईवी बोर बड़ा बड़ा 18 इंच या फिर 20 इंच का हम लोग क्या करेंगे, 20 गॉज का, इंच बोल रहा हूँ, गॉज का हम लोग क्या करेंगे, आईवी लाइन लगाएंगे, आईवी फ्लूइड देंगे और ब्लड का अरेंजमेंट करेंगे और कैथेटराइज करेंगे पेशेंट को। और जांच के लिए यानी डायग्नोसिस हम लोग किस किन चीज़ों का कराएंगे, अब तो सीबीसी कराते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कराएंगे, आरएच कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, क्लॉटिंग टाइम कराएंगे, ब्लीडिंग टाइम कराएंगे और रिपोर्ट लेंगे। और डिफिनिटिव मैनेजमेंट क्या होता है, तो डिफिनिटिव ये सब प्रायोरिटी मैनेजमेंट है ना, पेशेंट को स्टेबल करने के लिए ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे। और डिफिनिटिव मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, तो ओपन करेंगे एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट और लेप्रोटोमी करते हैं। क्या करेंगे, लेप्रोटोमी करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, तो ऑल्सो नो व्हेन ऑलवेज आर 2 वेज इन विच एब्डोमेन कैन बी ओपन। तो एब्डोमेन जो होता है ओपन करने का ये 2 तरीका है। तो अब इसमें हम लोग जो सर्जरी परफॉर्म करेंगे एब्डोमेन के द्वारा रप्चर्ड प्रेगनेंसी को क्योर करने के लिए, तो इसमें 2 तरीके की करते हैं, एक होता है हमारा ओपन सर्जरी और एक होता है लेप्रोस्कोपी। तो 2 तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सर्जरी परफॉर्म करते हैं।
देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, ओपन सर्जरी लेप्रोटोमी। तो ओपन सर्जरी लेप्रोटोमी में हम लोग क्या करेंगे, प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, और वहाँ पर जो हमारा जो फैलोपियन ट्यूब जो है वो हमारा जो रप्चर हो चुका है, रप्चर कहने का मतलब कि जो फट चुका है उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलते हैं, स्टिच करेंगे, और इस तरह से हम लोग सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। अगला क्या है, इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओपन द एब्डोमेन बाय लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ओपन करते हैं। लेप्रोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी को हम लोग एमिशन, ये तो बेसिकली क्या है कि हमारा एमिशन का पार्ट है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं इसमें जानकारी दे देना चाहता हूँ कि लेप्रोस्कोपी हम लोग क्या करते हैं। तो लेप्रोस्कोपी में हम लोग जनरली क्या करते हैं, 3 से 4 छेद हम लोग करते हैं, 3 से 4 छेद करेंगे, और उसके बाद क्या कर, किसके द्वारा करते हैं, तो ट्रोका के द्वारा करते हैं ना। ये एक ऐसा कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नोखिला चीज होता है जिसके अंदर ये खाली रहता है, और इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ये सारी चीजें जो मशीनरी है इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं ट्रोका में, और ट्रोका के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, छेद परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले छेद परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें गैस भरते हैं। कौन सा गैस भरते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि लेप्रोस्कोपी में हम लोग कौन सा गैस परफॉर्म करेंगे। तो लेप्रोस्कोपी को में हम लोग गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों भरते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए भरते हैं क्योंकि हम लोग जो है ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन वगैरह सारी चीजें हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। और हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसके बदले ऑक्सीजन यूज करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अगर यूज करें, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होता है या कोई भी खराबी होती है, तो वहां पे बर्निंग का चांसेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। लेप्रोस्कोपी में हम लोग यूज करते हैं हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेंगे हम लोग, ये स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, फुला देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इमरजेंसी में हम लोग क्या करेंगे, ओपन द एब्डोमेन बाय लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी के द्वारा हम लोग क्या किए, ओपन कर दिए। इन ऑल इमरजेंसी सर्जरी वाइटल अनस्टेबल। तो वाइटल अनस्टेबल रहता है तो हम लोग सर्जरी कैसे करेंगे, तो हाउ यू विल डू सर्जरी, रिमूव द इंटायर ट्यूब विच वाज रप्चर्ड। तो रप्चर्ड है जो हमारा रप्चर्ड जो ट्यूब है उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल्फिंजेक्टोमी बोलते हैं। एक्टोमी कहीं भी लगा हो तो इसका मतलब क्या है कि उस पार्ट को रिमूव करना सर्जिकली, है ना, सर्जिकली या ऐसे भी अगर रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोमी। और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेल्फिंजेक्टोमी। क्या बोलेंगे, सेल्फिंजेक्टोमी। तो दो तरीके हो गए हमारे, एक हो गया ओपन सर्जरी लेप्रोटोमी, और सेकंड लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी लेप्रोटोमी हम लोग कर दिए, ठीक है। ऑलवेज अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग ध्यान देंगे कि ऑलवेज हम लोग क्या क्या ध्यान देंगे, इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्यूट कंडीशन या सीवियर कंडीशन में करते हैं, या एक्यूट कंडीशन या सीवियर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में करेंगे। डिफिनिटिव मैनेजमेंट क्या हमारा, लेप्रोटोमी है, और सर्जरी डन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फिंजेक्टोमी। वेदर द पेशेंट इज नल्ली पैरस और मल्टी पैरस। कहने का मतलब कि हम लोग ट्यूब को क्यों काटेंगे, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो हम लोग उसमें ध्यान नहीं देंगे कि वो लेडी जो है वो पहले बच्चा जन्म दे चुके हैं कि नहीं। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, नल्ली पैरस हो। नल्ली पैरस का मतलब क्या हुआ कि बच्चा नहीं दी है। जब बच्चा नहीं भी दी है, एक भी बच्चा नहीं है उसका, तब भी हम लोग क्या करेंगे, सेल्फिंजेक्टोमी करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका जो है फैलोपियन ट्यूब क्या हो चुका है, रप्चर हो चुका है ना। और मल्टी पैरस है यानी बच्चा दे चुके, एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सेल्फिंजेक्टोमी करेंगे। अब इसमें क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, इसको दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्जिकल इमरजेंसी। ये क्या हमारा सर्जिकल इमरजेंसी होता है। और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसमें लेप्रोस्कोपी का कोई रोल होता है, ठीक है। इट इज
नेवर डन इफ पेशेंट इज इन शॉक एंड वाइटल्स आर अनस्टेबल। तो अगर हमारा लेप्रोस्कोपी हम लोग कभी नहीं करेंगे जब उसका वाइटल्स क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। एनी अदर सर्जरी एस्पेक्ट, सेल्फ इंजेक्टोमी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोग देखे थे। तो क्या हमारा एक और पॉइंट्स देख लेते हैं। पेशेंट कम्स विथ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर आता है, यानी एमनोरिया क्या हो जाएगा 6 से 10 वीक्स हो जाएगा, वजाइनल ब्लीडिंग हो जाएगा और पेन इन एब्डोमेन लेके आएगा। तो इसमें हो जाता है हमारा क्या कि मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम क्या रहता है हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, पेन इन एब्डोमेन। पेन इन एब्डोमेन हमेशा रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो सर्वाइकल मूवमेंट टेंडरनेस, इसमें क्या होता है एडेनल मार्क्स देखने को मिलता है ना, ट्यूबल पे हमारा क्या हो जाएगा कुछ मास देखने को मिलेगा। मास देखने का मतलब जो हम लोग वहाँ पे फीटस डेवलप हो रहा है वहाँ पे वो सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं और हम लोग क्या करेंगे बीटा एचसीजी कराएंगे, है ना। तो ट्रांसवजाइनल और बीटा एचसीजी ये सारी चीजें हम लोग कराते हैं। और फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो एचसीजी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से कवर किया हुआ है। और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, लेप्रोस्कोपी कराएंगे और हमारा क्या कराएंगे लेप्रोस्कोपी प्लस टीवीएस। हम मैनेजमेंट क्या होता है, अनरप्चर्ड हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो दो तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट भी काम करेगा और मेडिकल मैनेजमेंट भी काम करेगा। और रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट कोई काम नहीं करता है। लेकिन अगर अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो सबसे बेस्ट क्या रहता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट रहता है और सर्जिकल मैनेजमेंट तो हमारा है ही। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो हम लोग क्या करेंगे बेस्ट मैनेजमेंट सर्जरी, क्या करेंगे सबसे पहले सर्जरी कराते हैं। और अनरप्चर्ड है तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या रहेगा मेडिकल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस चुके थे। अब हम लोग देख लेते हैं अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे ड्रग ऑफ चॉइस। तो फर्स्ट हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो क्या रहेगा मिथोट्रेक्सेट। ये क्या हमारा फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। तो फॉलिक एसिड को ये जनरली क्या करता है किल करता है। अगर फॉलिक एसिड को किल करेगा तो क्या होगा हमारा ब्लड नहीं पहुंचेगा किसके पास फीटस के पास, तो ऑटोमेटिक फीटस का क्या हो जाएगा डेथ हो जाएगा। इसका डोज क्या रहता है 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर। बहुत लोग मीटर स्क्वायर को देखकर कंफ्यूज होंगे कि सर ने गलत पढ़ाया, इसका डोज क्या होगा यूनिट अलग होगा। लेकिन मैं इसको रिसर्च करके बता रहा हूँ और रिसर्च करके लिखा हूँ, इसका यूनिट यही रहता है 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर के डोज से हम लोग क्या करते हैं देते हैं। और डोज डन ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। और ये जो मिथोट्रेक्सेट होता है ये तभी देते हैं जब फॉलोइंग कंडीशन जो है हमारा स्टेबल रहता है तभी देते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है पेशेंट शुड बी हीमोडायनेमिकली स्टेबल, यानी हीमोडायनेमिकली क्या होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए पेशेंट। ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन 2 है और उसको हम लोग मिथोट्रेक्सेट दे रहे हैं तो ऐसे तो जान से मर ही जाएगा वो पेशेंट। तो ऐसा काम नहीं करना है, हीमोग्लोबिन रेंज में है या नहीं है ये सारी चीजें हम लोग को देख कर काम करना है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है इट शुड बी केस ऑफ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये हमेशा कंफर्म हो लेना है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो कौन सा केस है अनरप्चर्ड है या रप्चर्ड है, यानी फटा हुआ है या बिना फटा हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग देख कर ही देते हैं। साइज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, इसीलिए यहाँ पे यूनिट जो है हमारा मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जो साइज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो 4 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और बीटा एचसीजी का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो बीटा एचसीजी का वैल्यू डीसी दत्ता के हिसाब से अगर 3000 इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो ही देंगे। और अपडेटेड वैल्यू क्या है हमारा
5000 इंटरनेशनल यूनिट से कम है, तभी हम लोग क्या करते हैं, मीथोट्रेक्सोट को देते हैं। तो मीथोट्रेक्सोट को देने के लिए 4 पॉइंट्स हम लोग याद रखेंगे हमेशा। कौन-कौन सा है वो 4 पॉइंट्स? तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, पेशेंट शुड बी हेमोडायनेमिकली स्टेबल। हेमोडायनेमिकली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, यानी ब्लड जो पैरामीटर्स है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। सेकंड, अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस होना चाहिए। साइज होना चाहिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो 4 सेंटीमीटर से कम का होना चाहिए। और बीटा एचसीजी, तो बीटा एचसीजी जो हो वो होना चाहिए कम। डीसी दत्ता के हिसाब से, डीसी दत्ता की किताब में दिया हुआ है 3000 इंटरनेशनल यूनिट से कम होना चाहिए। और अब डब्ल्यूएचओ का जो गाइडलाइन है 2020 में आया है, वो क्या बताता है कि 5000 इंटरनेशनल यूनिट से कम होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, तो मीथोट्रेक्सेट हम लोग क्या देते हैं, आईएम देते हैं। सिंगल डोज देंगे थेरेपी, बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी। हम लोग को मीथोट्रेक्सेट जो है वो कौन से रूट से देना चाहिए, आईएम देना चाहिए। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट्स अब हम लोग देखेंगे। तो नोट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं। तो सीवेट क्या होता है, इफ ऑल कंडीशन ऑफ methotrexate आर फुलफिल्ड एंड एचसीजी इज लेस देन 1000 या 3000 इंटरनेशनल यूनिट वैल्यूज आर डिक्रीजिंग इटसेल्फ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं। नॉट प्रीफर्ड, रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ एक्टोपिक, यानी हम लोग क्या करेंगे, अगर अनरप्चर्ड है और सभी जो हमारा कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीथोट्रेक्सेट दे देते हैं। और हमारा हम लोग वेट नहीं करते हैं कि जो है रप्चर का केस बने। सेकंड क्या है हमारा बेस्ट, कि सेकंड ऑप्शन इन अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी, तो ये क्या हमारा सर्जरी करा सकते हैं। तो सर्जरी में हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे किसको, एब्डोमेन को ओपन करेंगे। ओपन एब्डोमेन वाइटल से स्टेबल रहेगा तो लेप्रोस्कोपी हम लोग करते हैं। तो अगर हमारा जो पेशेंट है, फैमिली ऑफ द पेशेंट कंप्लीट रिमूव, फैमिली अगर उसका पेशेंट जो है अगर परमिशन देता है, यानी उसका अगर बच्चा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब को ही रिमूव कर देते हैं। ट्यूब को हम लोग अगर रिमूव करेंगे तो सल्फिंजेक्टोमी करते हैं। क्या करेंगे, सल्फिंजेक्टोमी करेंगे। और फैमिली जो है पॉसिबल नहीं है, फैमिली नॉट कंप्लीट, फैमिली नहीं कंप्लीट है, बच्चा वगैरह नहीं हुआ, तो ट्यूब को ओपन करेंगे। एबव एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिमूव करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके बाद लीव इंसिजन साइट ओपन करेंगे, उसमें स्टिच नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा बच्चा है, तो बच्चा है यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो चीजें हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इसको सीना नहीं है, वैसे ही खुला हुआ छोड़ देना है। यही सारी चीजें बताई जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर सल्फिंजोस्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर सल्फिंजोस्टोमी बोलते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस किए आज के इस लेक्चर में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि जब हम लोग ओवरीज निकालते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फिंजो उफ्रेक्टोमी। क्या बोलते हैं, सल्फिंजो उफ्रेक्टोमी। उफ्रेक्टोमी का कहने का मतलब क्या हुआ कि उफ्रेक्टोमी क्या हुआ, अगर हम लोग ओवरीज भी निकालते हैं तो उफ सल्फिंजो, है ना, सल्फिंजो उफ्रेक्टोमी, तो उफ्रेक्टोमी भी हम लोग बोलते हैं, सल्फिंजो उफ्रेक्टोमी भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो अगर हम लोग सल्फिंजोफ्रेक्टोमी कर रहे हैं, यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब और प्लस में ओवरी दोनों निकाल, उफ्रेक्टोमी भी निकाल, ओवरी भी निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फिंजोफ्रेक्टोमी बोलते हैं। और सल्फिंजेक्टोमी अगर यानी फैलोपियन ट्यूब को निकाल रही है, दो टर्म्स थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लेक्चर में आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
और व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।